नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में पंचायतों के परिसीमन का काम चल रहा है और इसको लेकर जिस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाया है कि राजनीतिक भेदभाव से काम कर रही है सरकार। परिसीमन का काम जब भी होता है, इस तरह की बात सत्तारूढ़ दल और सरकार पर उठती है, लेकिन वो एक सीमा के भीतर होता है तो समझ में आता है। अगर सीमा से ज्यादा होता है तो विपक्ष की आपत्ति और कानून की इसके लिए जो बने हुए हैं, उन कानूनों का कितना पालन हो रहा है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड की स्थिति क्या है, विपक्ष के आरोप में कितना दम है। हमारे खास मेहमानों के साथ हमारे साथ गोविंद सिंह छिपा है, बीजेपी के प्रवक्ता, संदीप कालमानिया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद सिंह छिपा जी, नहीं, संदीप जी के पास जाते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दल पर विपक्ष का प्रहार है, तो विपक्ष से शुरुआत करते हैं। संदीप जी, कहां कहां से इस तरह की शिकायतें, कहां कहां पर ये राजनीतिक दुर्भावना या भेदभाव आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? जरा तस्वीर व्यापक रूप से समझाइए पूरे प्रदेश की। देखिए मीना जी, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, अपने संविधान के अनुच्छेद 243 में इनका गठन किया गया है और 73 जो संविधान का अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत इनको मजबूत किया गया था। 243 जो संविधान का अनुच्छेद 243 यू, वो स्पष्ट ये कहता है कि पंचायत राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा। अब देखिए, राजस्थान में जनवरी 2025 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया। सरकार पुनर्गठन के नाम पर उन पे प्रशासक लगा दिए गए। जिन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो गया, उनके स्थान पे नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव करवाने की बजाय प्रशासक उन्हीं लोगों को, वो एक तरह से प्राइवेट आदमी हो गए, उन्हीं लोगों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब सरकार ये कह रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पे हम चुनाव एक साथ करवाएंगे। मैं थोड़ा सा पीछे की बात करना चाह रहा हूँ। जब इनको पुनर्गठन करवाना था तो ये तैयारी 2024 में करवानी थी। आज ये तैयारी अभी करवा रहे हैं पुनर्गठन, और पुनर्सीमांकन का काम अभी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। जो अप्रैल का महीना पूरा हो गया, मई आने वाला है और 6 महीने से ज्यादा तो इनका पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन में चला जाएगा। उसके बाद में करें नवंबर में चुनाव कराएंगे, तो नवंबर में चुनाव कराना पाना, इनकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो इनकी तैयारी है, उसके हिसाब से लग नहीं रहा कि ये नवंबर में चुनाव करवा देंगे। निश्चित रूप से आप देखें, जो संविधान का अनुच्छेद 243 यू है, वो ये कहता है कि 5 साल में चुनाव कराए जाएंगे। 5 साल में चुनाव नहीं हो पा रहे, नियम कानूनों को ताक में रख बात भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में दूसरी बात, जो पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन और कार्यकाल, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। जो पुनर्गठन जो ये कर रहे हैं, वो जहां जरूरत ही नहीं थी वहां पुनर्गठन कर रहे हैं। अब देखिए, हमने बेहतर कानून प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, आम जन की सुविधा के लिए, हमने यहाँ पर नगर निगम 2 बनाए थे जयपुर में, उनको इन्होंने 1 कर दिया अपने खुद के स्वार्थ के लिए। उसके बाद में आप ग्राम पंचायतों में आप चले, ग्राम पंचायत चले। संदीप जी, आप विषय को नहीं समझ रहे हैं। आपने क्या किया वो इतिहास है, वर्तमान सरकार जो करेगी या कर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ मीना जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो आप पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की जो आप पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ शिकायतें हैं, आप देखिए राजस्थान में जहां पर भी ये पुनर्गठन और सीमांकन कर रहे हैं, लगभग वो सभी जिलों में कर रहे हैं। एक भी ऐसा जिला नहीं छोड़ा जहां पर नहीं कर रहे हो। ऐसी ऐसी ग्राम पंचायतें बना दी जहां जरूरत ही नहीं थी, जहां पर जो इनके मापदंड हैं 3000 के मिनिमम जनसंख्या होनी चाहिए, उनको ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे। जहां पर ग्राम पंचायतें बननी चाहिए थी, वो नहीं बना पा रहे। ये जोड़ तोड़ की राजनीति करके अपने कैसे भी ये चुनाव जीतने के लिए इस तरह वोट बैंक को जोड़ के फिर ये चुनाव पुनर्गठन कर रहे हैं, वो गलत है। इसका विरोध आप देख लें, चाहे शेखावाटी में देख लें, चाहे जयपुर जिले में देख लें, चाहे आप इधर जोधपुर में देख लें, हर ऐसा कोई जिला नहीं जहां पर विरोध नहीं हो रहा। और इनके पास, कलेक्टर्स के पास इतनी आपत्ति आ रही है कि इनका ये निस्तारण ही नहीं कर पा रहे। मीना जी। जी, गोविंद सिंह छिपा जी, विपक्ष में बाकी सब लोग तो एक तरफ है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस बात को उठा रहे हैं, अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता भी हैं और जमीन की एक एक सच्चाई से परिचित भी हैं। गोविंद जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की गलतियों से बचें। अगर ऐसा गलतियां हो रही हैं, आपके पास भी आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से फीडबैक आता होगा
बड़ा लंबा चौड़ा विवरण के साथ अशोक गहलोत जी ने आपत्ति उठाई है। गोविंद जी, देखिए मीना जी, मुझे तो अशोक गहलोत साहब की जो ये मैं उन एक्स हैंडल पे उनकी टिप्पणी पढ़ रहा था कि ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार देख रहा हूँ। जो कारगुजारियां इन्होंने दो दो नगर निगम बना के और परिसीमन के समय जो कारगुजारियां ये खुद कर चुके हैं, वो होता है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किन भावनाओं को लेके दो नगर निगम बनाए, किन भावनाओं को लेके इन्होंने परिसीमन किए, कुछ में कामयाब हो भी गए, कुछ में कामयाब नहीं भी हो पाए। तो गहलोत साहब को मुझे लगता है कि कोई मुद्दा तो है नहीं इनके पास, कोई काम तो है नहीं। कल उस माननीय न्यायालय ने टिप्पणी करी तो उनको एक एक छोटा सा मुद्दा हाथ लग गया कि चलो लगे हाथ अपन भी इस पे एक्स पे टिप्पणी ठोक डालो तो कम से कम कुछ लोगों को दिख तो जाऊं कि मैं हूं यहाँ पे। आप ये देख ही लिए कि जब इन्होंने उस 17 जिलों में निर्माण किया, इन्होंने जो राम लोहिया समिति थी उनके सिफारिशों को भी दरकिनार करते हुए 17 जिलों का इन्होंने उनकी घोषणा कर दी। तो आप ये खुद आपने क्या किया है। और आज अगर सरकार एक सही मंशा से, सही सलीके से, तरीके से, मुझे तो संदीप जी की बात सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि नवंबर में चुनाव, अरे नवंबर में चुनाव क्यों नहीं होंगे भाई, नवंबर में चुनाव होंगे। सरकार बार बार कह रही है, मैं आपको कह रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ, आप तैयारी कीजिए, नवंबर में चुनाव होंगे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जहां कहीं कोई छोटी मोटी शिकायत हो तो उसको हम दूर करेंगे। आप क्यों इस बात को लेके आप, और अगर आपकी इतनी ही कोई अगर कोई आपत्ति हो तो आप सही प्लेटफॉर्म पे जाके उसमें कहिए। आप केवल ट्विटर हैंडल पे लड़ना चाहते हैं या अपना जो डाइनिंग रूम में बैठ के और एक प्रेस रिलीज उसको जारी करके आप लड़ना चाहते हैं। आप अगर वाकई आपकी ठोस जानकारी है, ये कह रहे हैं साहब विरोध हो रहा है, अरे हमें तो कहीं विरोध नजर नहीं आ रहा, हमें तो सब जगह स्वागत नजर आ रहा है। जी आप जी, देखिए जो इन्होंने कितना जिला विरोध बनाए हो थे रहा है, उन सब का जो कितना विरोध हो रहा है, ग्राउंड की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। हमारे साथ दो अलग अलग संभागों से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। राजीव जी, मैं आपके पास उसके बाद आऊंगी, पहले आना चाह रही थी, लेकिन गोविंद सिंह छिपा जी ने जिस तरह से इशारा किया है उस बात को आगे बढ़ाना जरूरी है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, क्या स्थिति है उदयपुर में? थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता है, आटे में नमक जैसी तो समझ में आती है, लेकिन क्या उतना ही है, या फिर अशोक जी जैसे कह रहे हैं कि भाई भाजपा और आरएसएस मिलकर किसी भी तरह से सत्ता को हथियाने के लिए कुछ भी करने को आमादा है? मीना जी, ये तो कहना गलत है कि भाजपा और आरएसएस किसी भी तरह से सत्ता को हथियाने में ऐसा तो मीना जी, आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वो बात सही है कि किसी भी सरकार हो, जब भी परिसीमन होगा, जो आक्षेप है वो तो लगेंगे ही। उदयपुर में अभी एक सलूम्बर नया जिला बना, अब उसके साथ जो पंचायतें जुड़ी वो अलग हुआ, उसके परिसीमनों में बहुत फर्क पड़ा और बिल्कुल बिल्कुल शहर के पास का लगता हुआ इसका सलूम्बर में चला गया। अब इसमें किसका दोष है? जब हिस्सा ही सलूम्बर में चला गया तो परिसीमन में उसका जो उसकी पंचायत समितियां हैं, उसके जो पंचायत है उनका परिसीमन वैसा ही होगा। यह आरोप लगाना कि साहब ये तो बिल्कुल गलत है मीना जी। और जहां तक अभी से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति की घोषणा कर दी, जातिगत जनगणना होगी देश में, तो वो तो इफेक्ट पहले ही है हमारे यहाँ पे। हर राजनीतिक दल जाति के हिसाब से परिसीमन को देखना चाहता है कि कौन सा ग्रुप किस तरफ से ज्यादा हावी है। इवन पंचायतों का छोड़ो, शहरों की यह हालत है, शहरों के वार्डों की यह हालत है। कोई 10 किलोमीटर लंबा वार्ड है तो कोई आधे किलोमीटर में सिमटा हुआ वार्ड। आप कैसे करेंगे? कोई तो आधार होगा ना। अब ये कह देना कि नहीं जी हम तो इसके आधार पर मानेंगे, ऐसा नहीं होता मीना जी। सरकार में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, थोड़ा बहुत राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है उसको अपना लाभ मिलता है, इससे मना नहीं कर सकते, और अधिकारी भी राजनीतिक दल के हिसाब से थोड़ा बहुत कर, मगर ये कहते को पूरा का पूरा ही मामला घपले में चला जाए, ऐसा नहीं होता मीना जी। क्योंकि वो जो क्राइटेरिया सरकार ने बना के दिए हैं, जो चुनाव आयोग ने बना के दिए हैं, क्या बाहर आप कैसे जाएंगे? कल को जवाब तो देना ही है ना सरकार को, अधिकारियों को। चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना पड़ेगा उनको। जी जवाब जी, जब देंगे तो हम और कुछ नियम कानून कायदे भी बने हुए हैं।
उनका भी उल्लंघन अगर कोई भी सरकार करती है तो कोर्ट में जाने का रास्ता सबके पास है, विपक्ष के पास भी है, चुनाव आयोग के पास जाने का रास्ता भी है। राकेश वशिष्ठ जी, अगर मेवाड़ संभाग में ऐसा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा, जैसा डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने कहा, संदीप जी के पास जाएंगे तो वापस समझेंगे मेवाड़ में कहीं कोई उनके कार्यकर्ताओं ने कोई ऐसी आपत्ति दर्ज कराई हो तो जरा बताएं। राकेश वशिष्ठ जी, भरतपुर में क्या स्थिति है? देखो मीना जी, पहली जो परिचर्चा है उसमें भी मैंने कहा, परसीमन के मामले में जो सरकार होती है वो अपने लाभ हानि देख करके परसीमन का काम करती है, ये एक कटु सत्य है। लेकिन इस बार जो पंचायत का जो चुनाव हो रहा है, पंचायतों का जो परसीमन हो रहा है, उसमें कुछ तो मजबूरियां हैं और कुछ राजनीतिक चतुराई है। मजबूरियां यूँ हैं कि आपके जिले नए बन गए, 8 नई जिला परिषदें बनाएंगे, नई जिला परिषदें बनाएंगे तो उसमें आपकी पंचायत समितियां हैं। अब इस सरकार ने क्या किया है कि इन्होंने उनका क्राइटेरिया चेंज कर दिया, ग्राम पंचायतों का, पंचायत समितियों का, जनसंख्या के आधार पर। जहां पुरानी जनसंख्या 4000 से 6500 हुआ करती थी, इसको घटाकर 3000 से 5500 कर दिया। आपकी पंचायत समितियों की जो समय थी, ग्राम पंचायत होनी चाहिए थी, वो उस समय 40 हुआ करती थी पिछले कार्यकाल तक, लेकिन उन्होंने उसको घटा करके 25 कर दिया। तो निश्चित रूप से पंचायत समितियां भी बढ़ेंगी और जिलों का गठन होने के कारण जिला परिषद भी बढ़ेगी। और इसका फिर इन्होंने जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों का भी जनसंख्या में चेंज कर दिया। ग्राम पंचायत पहले 4000 से 6500 हुआ करती थी, वो इन्होंने घटा के 5 से 5500 कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायतों की संख्या भी बढ़नी है। अब सब जब इतना, फिर एक और लफड़ा हुआ कि जो नए आपके जो नगर परिषद, नगर निगम जो बने हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत हिस्से आ गए। हमारे यहाँ जैसे भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का तो अधिकांश ग्रामीण हिस्सा नगर निगम में चला गया। अब वहां सिर्फ फुटबॉल इस बात की है कि गांव वाले कह रहे हैं हमारी तो सरपंची गई, अब इसमें तो वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ना पड़ेगा हमको, क्या करेंगे। तो एक समस्या उनको नेतागिरी का भी क्या है। लेकिन सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की बनस्पत नगर निगम ज्यादा तरीके से आपका विकास का कार्य कर सकता है, ये मापदंड उनके। ऐसा ही ठीक क्षेत्र में हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग, कई गांव उसमें शामिल हो गए हैं। ये सारी जो बातें हैं, इसी को लेकर के सारा ही दिमाग लोगों का, कांग्रेस विपक्षी पार्टियों का, विपक्ष पार्टी तो इस समय कांग्रेस ही है, उसी का चल रहा है। अब स्थिति यह है कि अब हाई कोर्ट इसमें क्या कर सकती है। जब तक पुनर्गठन परसीमन का काम पूरा नहीं होगा तब तक हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कुल आपके जो 11000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से आपके 7500 जो पंचायतें हैं उनका कार्यकाल तो खत्म हो गया, और कुछ का जनवरी में हो गया, कुछ का मार्च में हो गया। रेस्ट ऑफ जो बची हैं बाकी के, उनका सितंबर में हो जाएगा। तो इसमें हाई कोर्ट में जो जवाब दिया सरकार ने वो भी यही दिया कि हम परसीमन कर रहे हैं, ठीक है, परसीमन कर रहे हैं। परसीमन में 15 मई तक कलेक्टर अपनी, अब क्या है कि आज लास्ट डेट थी इनके ऑब्जेक्शंस की आम जनता के लिए। 15 मई तक ये कलेक्टर और उनकी जो कमेटी है वो सारा उसको तय करेगी कि जो यहाँ से परसीमन होकर आए हैं वो कितने सही है, कितने गलत हैं, और वो अपनी तरफ से उसको जो भी दुरुस्ती करनी है नहीं करनी है तो उसको के बाद वो उसको राज्य सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो उस पर विचार करेगी, अगर कहीं उनको लगता है तो चेंज करेगी या नहीं करेगी। जब भी जैसा भी होगा तो इस प्रक्रिया में ये जून का महीना आके लग जाएगा, और जून के महीने में आने के बाद बीच में बच जाते हैं आपके 2-3 महीने। तो 2-3 महीने को लेकर के मैं नहीं समझ पा रहा कि हाई कोर्ट को इंटरफेरेंस में करेगा। लेकिन ये बात तो सही है, विपक्ष का काम है। पहले बीजेपी वाले हल्ला मचाते थे, लेकिन हुआ ये कि जो पिछला परसीमन हुआ 2013 में हुआ, शायद पिछले सरकार के पिछले उसमें परसीमन नहीं हुआ। तो इस कारण पिछले बार भी बीजेपी के समय में कार्यकाल में परसीमन हुआ, इस बार भी बीजेपी के कार्यकाल में परसीमन हुआ। तो कांग्रेस को थोड़ी दिक्कत इस बात की आ रही है क्योंकि उनकी चौधार जाने वाली है, और ये तो निश्चित बात है, राजनीतिक दल कोई भी हो अपने मन माफिक जो वहां के नेता है कुछ ना कुछ उसमें चेंज कराने का प्रयास करते हैं और इसका फायदा लेने का प्रयास करते हैं। राजीव तिवारी जी,
भरतपुर, उदयपुर तस्वीर आपने देखी, पूरे प्रदेश की तस्वीर आप जब राजधानी में बैठकर देखते हैं, तो अशोक गहलोत जी के आरोपों के साथ ग्राउंड की फैक्चुअल शीट कितनी मैच करती है। जैसा कि गोविंद सिंह छिपा जी ने कहा कि ये उनकी अस्तित्व की जंग है कि भाई कुछ नहीं है तो कोई तो बात करे, कहीं एक दो जगह किस्से कहानियां चल रहे हैं तो उन्हीं के सहारे पूरे प्रदेश या सरकार पर सवाल उठाएं। देखिए, जो आज अशोक गहलोत जी के जो ट्वीट था वो पूरी तैयारी के साथ जारी किया हुआ नहीं था। वो एक विरोध जताने के लिए किया गया लगता है, ना कि उसमें कोई ऐसी डिटेलिंग नहीं थी जिसको कि देख के लगे कि हाँ कलेक्टर्स को क्या क्या आपत्तियां मिल रही हैं, कहाँ कहाँ विरोध हो रहा है, नए वार्ड या नए जो पंचायतों का परिसीमन हो रहा है उसमें कैसे क्या दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा कुछ भी उस ट्वीट के अंदर जाहिर नहीं हो रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि कहीं कुछ गड़बड़ियां हो रही है नहीं हो रही है। आप एक बार परिसीमन की पूरी रिपोर्ट तो आने दीजिए। कलेक्टर्स क्या अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं क्या है, और उसके बाद कोई हाई कोर्ट में जाता है या किसी और कोर्ट में जाता है और वहां जाके वो अपनी आपत्तियां, तो जनता ने क्या आपत्तियां दी हैं ये अभी पता नहीं पड़ रहा है। विरोध कहाँ कहाँ हो रहा है ये अभी पता नहीं पड़ रहा है। और किस वार्ड का, जैसे उन्होंने कहा कि साहब 10 किलोमीटर दूर तक की पंचायतों को शामिल किया जा रहा है, तो आप एक बार होने तो दीजिए कुछ। आपने जब 17 नए जिले बनाए थे और उसमें कौन कौन से क्षेत्र, उसमें किस तरीके से परिसीमन करके आपने नए जिलों का गठन किया था, वो आपने कभी किसी को जाहिर होने दिया था क्या? तो जब आप जो सरकार अभी कर रही है उसको आप उसका रिजल्ट तो आने दीजिए कोई, उसके बाद आप विरोध दर्ज कराइए। आपके पास बहुत समय होगा जून तक। जून के बाद अगर नवंबर में भी चुनाव होते हैं तो चार महीने का समय बचता है पूरा। काफी अक्टूबर में लंबा समय है जी। हाँ, उससे तो पहले आप उसको आने तो दीजिए, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा उस समय विरोध जताने का और दूसरी कानूनी कार्रवाई करने का। आप शुरुआत में ही सिर्फ एक फौरी तौर पर आपका जो विरोध है ये मेरे समझ में नहीं आया कि आज कहना क्या चाहते हैं अशोक गहलोत जी। ये कहीं भी उसके अंदर कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं थी जिससे लगे कि हाँ उनके विरोध में कहीं कोई दम है। संदीप कलवानिया जी क्यों इतनी जल्दी में है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता? नहीं, जल्दी में नहीं है। आप देखें कि बहुत ही सही और ज्वलंत मुद्दा हमने उठाया जनता के लिए। आप देखें, जो मैं विरोध की बात बता रहा हूँ, सीकर जिले की बात बता रहा हूँ। सीकर जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, सॉरी, नगर परिषद में वहां के 10-10 किलोमीटर के एरियाज के और झुंझुनू नगर परिषद के एरिया को 10-10 किलोमीटर में जो गांव थे उनको जोड़ लिया गया। अब देखें, दो नई अलग अलग प्रक्रिया है, परिसीमांकन और चुनाव का कार्यकाल, दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इन लोगों ने क्या किया है कि जो गांव में ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में देखें नरेगा योजना चलती है, ग्राम पंचायतें, और दूसरी होती है स्वायत्त शासन नगरीय निकाय, उनके अलग अलग फंडिंग होती है। स्वायत्त शासन संस्थाएं होती है तो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, ये स्वयं की आय से ये डेवलपमेंट कराती है, स्वयं की आय से। जबकि ग्राम पंचायतों में क्या होता है, इसमें पंचायत राज संस्थाओं में, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे ग्राम पंचायतें हो, इनमें फंड आता है दूसरी स्कीम से, तो वो बेहतर तरीके से वहां पर विकास कार्य होता है। आप देख लेते, केंद्र सरकार से भी ग्राम पंचायतों में अलग से फंड आता है, राज्य सरकार के फंड से भी आता है, वित्त आयोग से भी आता है, तो वहां से तो फंड आता है। और नरेगा जैसी योजना जहां पर हजारों लोगों को, वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब इन लोगों ने क्या किया है कि उन ग्राम पंचायतों को खत्म करके नगर परिषद या नगर पालिकाओं में शामिल कर लिया। तो कितना बड़ा आप देखें, गांव में जो विकास हो रहा था वो रुकेगा, क्योंकि आज भी नगर निगम में, नगर पालिकाओं में इनके पास स्वयं का फंड नहीं है। वो स्वयं का फंड अर्जित करते हैं, कोई टैक्स से हो चाहे किसी से, उसी से विकास करा सकते हैं। तो जैसे इन्होंने ग्राम पंचायतों को तोड़ के इन्होंने जोड़ा है 10-10 किलोमीटर अपने निजी स्वार्थों के लिए, तो वहां पर जैसे नरेगा योजना है, वहां कम से कम एक गांव में 500-600 आदमी रोजगार में लगे हैं, उनके रोजगार के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। वहां कृषि भूमि थी, उनको इन्होंने ले लिया। तो बहुत आने वाले समय में बड़ी दिक्कत है, ये बिल्कुल फैक्ट है। सीकर में देख ले, झुंझुनू में देख ले, चूरू में तो हाई कोर्ट ने स्टे तक किया है
कि आपने जो परिसीमन किया है वार्डों का वो गलत किया है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले का ही है, आप देखना। दूसरी बात तो यह है परिसीमांकन की। तो दूसरी जो हम जो कह रहे हैं कि जो ये चुनाव है वो 5 साल का टेन्योर होता है, इनको तैयारी करवानी चाहिए थी। अगर इनको सीमांकन करना था, पुनर्गठन करना था, तो जनवरी इसमें वर्ष 2024 में तैयारी शुरू करनी थी। इनको पता था कि जनवरी 2025 में कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो तैयारी उन्होंने उस समय की नहीं। तो ये कुल मिला के अपने निजी स्वार्थों के लिए इस चुनाव को लगातार टाल रहे हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली मैंने आज निर्वाचन आयोग से एक आरटीआई मांगी थी, आप देखें मेरे हाथ में है। उसमें मैंने ये सूचना मांगी थी कि आप जो चुनाव कब कराने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग स्पष्ट कह रहा है कि अभी हमारे पास चुनाव की कोई भी हम टेंटेटिव डेट आप बताने के लिए सक्षम नहीं है। तो निश्चित रूप से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने चुनाव आयोग कैसे बता देगा? इतनी जल्दी तारीख कभी बताइए चुनाव आयोग। जल्दी नहीं है ना मीना जी जल्दी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कार्यकाल पूरा हो गया उसके बाद में तो बताना पड़ेगा ना, जल्दी कहां है, जल्दी कहां पर है। आप ये तो तब बात होती जब इनका कार्यकाल पूरा नहीं होता और हम पूछते उनसे कि आप चुनाव कब करा रहे हैं। कार्यकाल ऑलरेडी पूरा हो चुका है। 6700 कुछ ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है, 50 से ज्यादा नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है। ये लगातार चुनाव नहीं करा पा रहे। जी गोविंद सिंह छिपा जी, मैं कुछ बोलूं मीना जी? जी 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 बोलिए बोलिए। मैं कुछ बोलूं मैडम जी? मैं हमारा निर्वाचन आयोग मीना जी संदीप जी, हाँ हो गई। संदीप जी कह रहे थे कि साहब अगर पहले से ही तैयारी करते तो, अरे भैया जिनका कार्यकाल ही अभी नवंबर, अभी नगर निगम के तो कार्यकाल ही नवंबर तक चलेंगे। उसका भी जब आपको ये बता दिया, सब राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव पे काम करना चाहती है, उसकी तैयारी कर रही है, तो उनको क्या प्रीपोन कर लेते। और अभी जनवरी में किन्हीं का कुछ नगर निकायों का जो है उनका समय हुआ है समाप्त, कुछ का मार्च में हुआ है पिछले महीने ही। तो आप ये देखिए कॉम्पैक्ट करके कोई एक फॉर्मूला निकाल के, अब अगर नगर निकाय अगर आप अभी मार्च अप्रैल में करा लेते तो नगर निगम को चुनाव प्रीपोन कराने पड़ते। इसलिए एक फॉर्मूला निकाला है कि एक राज्य एक चुनाव पे सरकार काम करना चाहती है, इस भावना के तहत काम करना चाहती है। इसलिए हो सकता है महीने 20 दिन का कहीं समय मिला हो। आप जो बार-बार ना ये आप जो कह रहे हैं, एक आपके मंत्री खुद कह रहे हैं, आप क्या आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि आप नगर पालिकाओं के और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराएंगे? आप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हम नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ कराएंगे। आप आप जनता को भ्रम में क्यों रखना चाह रहे हैं? आप न तो पंचायत राज चुनावों की संस्थाओं के चुनाव की बात कर रहे हैं और नई नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हम नगर निकाय चुनाव को एक साथ कराएंगे। आप ये बताए ना, वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन का तो फॉर्मूला तब होगा जब आप पंचायत राज संस्थाओं का नगरीय निकाय चुनाव का एक साथ कार्यक्रम कब जारी करें। आप बताएं तो सही ना, जनता के सामने रखें ना कि आप क्या पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय का चुनाव एक साथ कराएंगे क्या? मीना जी देखिए, आपके शो में ये अच्छी बात मुझे लगती है कि जब एक प्रवक्ता कोई वक्ता बोलता है तो दूसरा नहीं बोलता है। इनको सिखाइए थोड़ा सा कि ये न्यूज़ 24 पे बैठे हैं और यहाँ पे सभी इस धर्म का पालन करते हैं कि एक वक्ता एक समय में एक ही बोलता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ संदीप जी, अक्सर जब शोर मचाया जाता है तो उसमें सच को छुपाया जाता है। आपने किस हड़बड़ी में 17 जिले बनाए थे ये सब जग जाहिर है। आपने किस दुर्भावना के तहत 2-2 नगर निगम बनाए ये जग जाहिर है। और आप अपने कुत्सित रहतों में कुछ कामयाबी हो गए। अरे सरकार कोई करना चाह रही है, आप साथ नहीं दे सकते, शांत बैठिए। जब आपका चुनाव लड़ने का मौका आए तो आप चुनाव लड़िएगा, कुछ चुनाव आप जीतेंगे, कुछ चुनाव हम जीतेंगे। आप इतना उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? आपको किस बात की चिंता सता रही है? आप जो गलत तरीके से आपने जो परिसीमन किए थे, गलत तरीके से 2-2 नगर निगम बनाए, गलत तरीके से सीमांकन किए, आप क्यों मैं फिर आपको कह रहा हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। आदमी खुद दूसरों को अपने जैसा ही समझता है। जिस दुर्भावना के तहत शांति धारीवाल जी ने, जिस दुर्भावना के तहत अशोक गहलोत साहब ने जो नगर निगम के टुकड़े किए थे, आज अपने कुकर्म याद आ रहे हैं इनको। और उसी तर्ज पे, उसी तराजू पे तोल के हमारे जो ये निर्णय उनको आप देखना चाहते हैं, तोलना चाहते हैं। ऐसे मत करो भैया, अभी समय आ रहा है, तुम्हारा समय आएगा, तुम लड़ लेना। जो जीतोगे कुछ हम जीतेंगे। इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप इतना? गोविंद जी अपने समकक्ष का सम्मान पूरा करिए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि कांग्रेस का जो वर्कर है ग्राउंड पर, वो इस वक्त इस परिसीमन के मुद्दे पर, जैसे अशोक जी सक्रियता दिखा रहे हैं, तो वो ड्राइंग रूम की सक्रियता दिख रही है क्योंकि वो तैयारी के साथ नहीं है, उनके पास पूरा फीडबैक भी नहीं है। अशोक जी जैसे नेता जिनके पास पूरे स्टेट में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायत पर
कार्यकर्ता व्यक्तिगत रिश्तों के साथ बंधा हुआ है। सवाल ये डॉक्टर मुनीश अरोड़ा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना सक्रिय है परिसीमन के मुद्दे पर? मीना जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता परिसीमन के मुद्दे पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। ठीक है, कुछ एक नेता है जो जिनको अपना क्राइटेरिया बटा हुआ है, जैसे ये इस क्षेत्र का नेता है, वो उस क्षेत्र का नेता है, वो वहीं से ही इलेक्शन लड़ेगा। जैसे दयाराम जी वहीं से लड़ते हैं, कटारा पे अलग लड़ती है, रघुवीर मीणा का अलग क्षेत्र, तो सबके अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं, तो इसलिए एक दूसरे के क्षेत्रों में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है कांग्रेस के अंदर। जबकि बीजेपी के अंदर माहौल दूसरा रहता है। बीजेपी में संघ लय है और दूसरा बूथ है, बूथ कमेटी है, सब कुछ है, तो उसका ग्राउंड वर्क है वो बीजेपी का बहुत ज्यादा, उनका मंथन शुरू ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक चलता है। जबकि कांग्रेस में उतना एक्टिविटी नहीं है कि वो पूरा हर परिसीमन को देखे। जो क्षेत्रीय नेता है पॉकेट वाइज, वो अपने अपने क्षेत्र को देखता है कि मेरी गणित कहाँ क्या बैठ, वो ही उसी को लेकर करता है। मीना जी देखिए, जब ट्रांजिट फेस होता है ना, तो इस तरह की बातें हो, क्योंकि जब एक नीति से पूरी सरकार नहीं चलती तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती। जब सरकार अगर जो से कहा 2024 में ही पूरी बात क्लियर कर देती तो आज ये स्थितियां नहीं होती। मीना जी ऐसा नहीं है, सरकार को बहुत पहले से पता था, जब सत्ता में आई थी तब भी पता था कि इसके बाद ये इलेक्शन आएगा, इसके बाद ये इलेक्शन आएगा, मगर सरकार भी जानती है कि उसको किस तरह से कौन सा पत्ता खोलना है। आज आपको आश्चर्य नहीं हुआ मीना जी, जब देश के अंदर इतना बड़ा माहौल पाकिस्तान के खिलाफ बना हुआ है और जाति की जनगणना की बात 4 बजे अचानक से आ गई, तो राजनीतिक दलों की अपनी सोच है कि कौन सा निश्चित रूप से बहुत ही आश्चर्यजनक। कैबिनेट की बैठक का एजेंडा एकदम अलग और बाहर निकलकर, हालांकि उस पर चिंतन बहुत। आखिर हो क्या रहा है? एक तरफ तो हमने सेनाओं को छूट दी है, एक तरफ जातिगत गणना, और उसको लेकर फिर आखिर कौन से माइंडसेट के ऊपर काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बीच में ये परिसीमन तो बहुत छोटा मुद्दा रह गया मीना जी। अभी तो देश का फोकस पूरा का पूरा स्थानीय निकायों के चुनाव सबसे छोटी इकाई के चुनाव है, तो उस लिहाज से परिसीमन का मुद्दा स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि अशोक जी ने स्टेट का मुद्दा उठाया है, क्योंकि उनका तो मन हमेशा ही राजस्थान में लगा रहा है। लेकिन बात यह है कि अब अशोक जी अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं शायद कांग्रेस पार्टी के भीतर, तभी वो बिना तैयारी के इस तरह से आ सकते हैं, जैसा राजीव तिवारी जी ने कहा। सवाल ये राकेश जी की जो हालात कांग्रेस पार्टी के मेवाड़ संभाग में है, भरतपुर में क्या उससे थोड़े अलग हैं? क्या भरतपुर की कांग्रेस ऊर्जावान दिखती है? परिसीमन के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं की एक्शन एक्टिविटी नजर आती है आपको? देखिए मीना जी, कांग्रेस संगठन की दृष्टि से भरतपुर कमजोर रही है कई सालों, 10 वर्षों से। भरतपुर में भी जो पिछले बार जो तीसरी बार जो चुनाव जीतते हैं, दूसरी बार जो चुनाव जीते हैं, वो आपकी अजीत सिंह वाली पार्टी के सुभाष गर्ग चुनाव जीते हैं, जिसको कांग्रेस का समर्थन था। तो कांग्रेस जब भी चुनाव यहाँ लड़ती थी विधानसभा का, उसका जो मैक्सिमम स्तर आता था वो 13,000-14,000 वोटों का आता था, इसलिए उन्होंने वो सीट उसको दे दी। कुछ राजनीतिक आपसी खींचतान और थी गहलोत साहब की और पायलट साहब की, क्योंकि ये गहलोत साहब के खास आदमी थे सुभाष गर्ग, पायलट साहब ने उनका टिकट काट दिया था, तो इसलिए गहलोत साहब ने अपनी जुगाड़ करके इनको टिकट लोकदल की टिकट से उसको दिलवाया, जो भी है चलो ठीक है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो आप आक्षेप और इसकी जो बात कर रहे हैं, पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं, सरपंची के और पंचायतों के, ये व्यक्तिगत आधार पर जाता है, और व्यक्तिगत आधार पर ही वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको कहाँ लाभ हो रहा है कहाँ नुकसान हो रहा है। वो अगर उनके हाथ से कोई बात निकलती है तो वो पार्टी स्तर पर आते हैं और 10, 20, 25, 50 आदमी इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब इसमें है क्या, परिसीमन में क्या क्या अंतर आ सकता है? ज्यादा सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट इसमें नियम बना रखे हैं कि जो 6 किलोमीटर के रेडियस में गांव होने चाहिए। अगर 6 किलोमीटर के रेडियस में गांव नहीं है, बाहर आ रहा है, तो उसको अधिकार है कि वो अपना ऑब्जेक्शन कर सकता है। इसके अलावा एक जनसंख्या का कर रखा है, अगर जनसंख्या कहीं ज्यादा कम हो रही है तो उसका ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं।
एक अगर किसी गांव को 2 ग्राम पंचायतों में बांट दिया, दो ग्राम पंचायत में बांट दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी आप शिकायत कर सकते हैं, वो आपकी स्वीकार्य होगी। इसके अलावा ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो इसमें अवरोध पैदा करता हो, इनकी बात को पूरी करता हो। अब ये तो आप निश्चित जानती हैं कि सरकारी तंत्र है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो करेगा जो सरकार कहेगी, तो सरकार के नेता कहेंगे, जो उनकी डायरेक्शन होगी, चाहे वो किसी भी जिले का एसडीएम हो, कलेक्टर हो, वो तो उसी दिशा निर्देश के तहत अपना काम करेगा। अगर सरकारी पक्ष ही चाहता है कि इसमें ये तब्दीली कर दी जाए, तो नेचुरल बात है, वो तब्दीली होती होगी और होती होगी और हो गई होगी, जो भी है। तो इन सब, अब क्योंकि विपक्षी दल ज्यादा सक्षम नहीं है, तो इसलिए उनकी ज्यादा चल नहीं पा रही, और चल नहीं पा रही तो इस तरह के आक्षेप उनका लगाना बिल्कुल वाजिब, आक्षेप लगाते रहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से सबसे बड़ी समस्या है ना मीना जी, वो ये आई है कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत बड़ा हिस्सा इस नगर निगम में अंदर का आ गया। अब जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं वो सारे खत्म हो गए वहां, अब तो गिने गुने गांव ही रह गए हैं जो कि उसमें आप चुनाव होने। बाकी के दीग में भी ऐसा ही हुआ है, बहुत ग्राम उसमें उसके अंदर आ रहे हैं। अब वो झगड़ा इस बात पर कर रहे हैं ग्राम पंचायत वाले कि हमें नगर निगम में या नगर परिषद में नहीं भेजे, हमें तो आप ग्राम पंचायत ही बनाए रखें, हम तो इसके। यहाँ झगड़ा परसीमन का कोई ज्यादा नहीं है, असली झगड़ा तो इस बात का है कि हमको ग्राम पंचायत में बनाए रखें, हम नगर निगम और नगर परिषद में जाना नहीं चाहते। जी राजीव तिवारी जी, सारी कहानी जो है पूरे स्टेट की जो समझ में आ रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के कैडर में अभी जान ऊर्जा भरने की जरूरत है। क्या अशोक गहलोत अब अपने इन सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उस वर्कर में जान भरने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अगर वर्कर्स में आपको जान फूंकनी है, उनको सक्रिय करना है, तो आपको खुद को फील्ड में आना होगा, तब जाकर वर्कर जो है वो मोटिवेट होता है और वो एक्टिव होता है। आप देखिए, अभी खरगे जी आए थे, जब उन्होंने मंडल स्तरीय पदाधिकारियों की और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की मीटिंग ली थी, तो उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जिसको फटकारा था वो जोधपुर मंडल के थे। उनकी प्ली भी यही थी कि अभी अशोक जी बीमार थे, इसलिए वो वहां पर बैठक नहीं हो पाई, हमारी मंडल स्तरीय जिला स्तरीय बैठक नहीं हो पाई। और वो तो खरगे साहब ने भी यही कहा था कि भाई आप खुद तो एक्टिव रहो, अगर कोई नेता बीमार है इसका ये मतलब थोड़ी है कि और सब लोग चुप होके बैठ जाएंगे। तो कांग्रेस किस स्तर पर एक्टिव है, ये उस मीटिंग के अंदर सारी चीजें सामने आ गई थी। और आज जो अशोक जी का आया है ट्वीट, वो भी मुझे यही लग रहा है कि उस जो खरगे साहब की अभी दौरा था जयपुर का, उसके बाद जो स्थितियां बनी उसको लेकर उन्होंने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है मामला, मेरा कहीं कोई विरोध कांग्रेस का और ये आ ही नहीं रहा है इसके पीछे, तो उन्होंने एक लंबा ट्वीट कर दिया। जी, तो इससे कोई चीजें, अब भाई अभी जैसे राकेश जी कह रहे थे कि भाई कलेक्टर है वो, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसी के तहत तो काम करेगा वो। अब जब सारी चीजें आ जाएंगी, जब रिपोर्ट उनकी आ जाएगी, क्या क्या आपत्तियां आई, क्या नहीं आई, किस गांव का कहाँ परिसीमन हुआ, किस जिला परिषद में कितनी पंचायतें आएंगी, क्या होगा, वो सारी चीजें एक बार सामने तो आने दीजिए। आप पहले से ही हर चीज को, भाई या तो आपके पास ग्राउंड में ये रिपोर्ट होनी चाहिए कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है। अब उनके ट्वीट से ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ गलत हो रहा है। कुछ फैक्ट तो आने चाहिए ना, वो फैक्ट है ही नहीं उसमें। और तस्वीरों में जो दिख रहा है सचिन पायलट के साथ, कितनी शानदार हंसी के साथ अशोक जी और सचिन जी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी तस्वीरें प्रदेश की देखनी बाकी थी। बहरहाल बिल्कुल सही कहा राजीव तिवारी जी आपने, अशोक गहलोत जैसे मंचे हुए राजनीति के जादूगर से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो बिना तैयारी के कुछ इस तरह की बात जनता के सामने या अपने कार्यकर्ता के सामने रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। परिसीमन नगर निकाय चुनावों को लेकर जो चल रहा है, जो प्रक्रिया है, उसमें सरकार जो काम कर रही है वो तय नियमों के तहत कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए कांग्रेस के वर्कर को ग्राउंड पर अपनी जो है टीम को अलर्ट करना होगा, नजर बनाए रखनी होगी, पैनी नजर होगी
और उसके लिए जरूरी ये भी है कि अशोक जी जैसे बड़े नेता कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, घर से निकले, ड्राइंग रूम से निकले, और बड़े नेता जब आ रहे हैं केंद्र के तब सिर्फ सक्रियता नहीं दिखाएं। न्यूज़ 24 में अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।